हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन डी। बाकी सारे सेक्शन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 सेक्शन डी। सेक्शन डी जैसे कि आपको पता है 20 मार्क्स का होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 5 4 जा 20। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। काव्या इन्वेस्ट टोटल सम ऑफ ₹40,000। शी इन्वेस्ट सर्टेन सम एट 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो 8% per annum rate of interest. If her annual income from interest is 3,000, find the sums invested at each rate. यानी कि काव्या के पास टोटल 40,000 रुपीज है, जिसको उन्होंने दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डाला है। तो लेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू x रुपीज और सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू y रुपीज। दोनों सम कुछ 8% पर और कुछ 6% पर, और टोटल मिला के कितने हैं 40,000। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 40,000। तो ये वो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब देखो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो जो पहला वाला इन्वेस्टमेंट है उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और जो दूसरा यानी कि बचे हुए जितने यानी कि y वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये पर एनम है यानी कि पूरे एक साल का, तो PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि जो भी आपका अमाउंट है, यहाँ पे x, रेट कितना है, रेट जैसे कि ये 6 है, और टाइम यानी कि पर एनम है तो 1 ईयर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ हर एनुअल यानी कि एक साल की बात हो रही है, तो टाइम यहाँ पर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। जो भी आएगा ये होगा पहले इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होगा, पहले इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि पहले और दूसरे इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का टोटल कितना है 300। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो कि 6% पर एनम पर किया है, तो ये हो जाएगा x इंटू 6 इंटू 1 यानी कि वो टाइम 1 ईयर है, डिवाइड बाय 100, जिसको आप लिख दोगे सीधा 6x अपॉन 100। समझ में आया। अब इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट जिसको 8% पर एनम पर किया है, तो यहां हो जाएगा y इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो सीधा आप इसको लिखोगे 8y अपॉन 100। समझ में आया। अब बोला क्या है, सम ऑफ इंटरेस्ट एट ईच रेट, दोनों से जितना भी इंटरेस्ट कमाया है उसका टोटल है 3,000। तो यहां पर कितना कमाया, इधर से 6x अपॉन 100 इंटरेस्ट आया, और दूसरे से 8y अपॉन 100 इंटरेस्ट आया, जिसका टोटल होता है 3,000। तो ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसका एलसीएम क्या है, 100 होगा, तो ऊपर 6x प्लस 8y अपॉन 100 इक्वल्स टू 3,000। Therefore 6x plus 8y equals to 3, 1 2 3 4 5 zeros, यानी कि 3 लाख हो गया ये। अब इवन नंबर है, 2 कॉमन निकालो, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 1 2 3 4। ठीक है, 3 लाख का हमने आधा कर दिया यानी कि डिवाइड बाय 2, तो 1,50,000, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल्स 40,000, x प्लस वाई इक्वल्स 40,000, और दूसरी है 3x प्लस 4y इक्वल्स 1,50,000, है ना। अब ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x सेम हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन यहां करते हैं, 3x प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। और दूसरी क्या है 3x प्लस 4y 150, 3x प्लस 4y इक्वल्स 1,50,000। दोनों सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस का y और यहां पर आएगा माइनस का 30,000। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 30,000। डन। अब y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो पहली में रख देते हैं, इजी है। x प्लस वाई 40,000, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स 40,000, तो x प्लस 30,000 इक्वल्स 40,000, ये वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 40,000 माइनस 30,000, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10,000। ओके, तो आंसर आ गया हमारा। लेकिन आप लास्ट में लिख देना कि मनी इन्वेस्टेड या सम इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम। 6% पर एनम को हमने क्या माना था, x माना था, यानी कि वो आ जाएगा 10,000 रुपीज। और सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, तो वो हो जाएगा 30,000 रुपीज। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल था। बस समझने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो अमाउंट है इंटू रेट इंटू ईयर, क्योंकि एनम है तो 1 डिवाइड बाय 100। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है 10 years ago the age of a father was 12 times the age of his son then, यानी कि 10 साल पहले की बात हो रही है, फिर 10 साल बाद फादर विल बी ट्वाइस एज द एज ऑफ हिज सन देन। 10 साल पहले 10 साल बाद दोनों की एज में +10 और -10 होगा। हम इनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू x years. Let the present age of son equals to y years. बात हो रही है 10 years ago की, ठीक है। तो जो फादर हैं उनकी एज में भी -10 हो जाएगा और जो सन है उसमें भी -10। तो यहाँ पर अभी हम पहुंच गए 10 साल पहले। तो क्या सिचुएशन है, 10 years ago the age of father was 12 times the age of his son। ये फादर है अपने सन के 12 टाइम्स 10 साल पहले, तो -10 क्या, फिर 12 टाइम्स 2 इंटू 12, तो x -10 इक्वल्स 12y माइनस 12 इंटू 10 120। देयरफॉर x -12y इक्वल्स टू -120, -10 वहां आ जाएगा तो प्लस का 10। देयरफॉर x -12y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का 110। क्लियर है? ओके, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब उन्होंने बोला है कि 10 year hence, तो x प्लस 10 फादर और सन भी क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। 10 year hence फादर विल बी ट्वाइस, तो फादर क्या होंगे, अपने सन की एज के ट्वाइस हैं, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 2 10s are 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स 10। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 12y इक्वल्स -110, x माइनस 2y इक्वल्स +10। x सेम है, साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 - 2 होता है 10, साइन ग्रेटर का तो -10, यहाँ पर भी साइन ग्रेटर का और 100, माइनस माइनस कैंसिल। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 110 + 10 तो हो जाएगा 120। ओके, और साइन ग्रेटर का तो ये -120, माइनस माइनस कैंसिल, तो 120 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक है, तो यहीं पे लिख दो देयरफॉर, अच्छा बाद में लिखते हैं फाइनल आंसर में। अब y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं,
देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल्स 10। तो हो जाएगा x माइनस 2 12, y की वैल्यू है इक्वल्स 10, तो x माइनस 12 टू 24 इक्वल्स 10, ये जाएगा वहां प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 24, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 34। खत्म। x हमने फादर की एज को माना था और y हमने सन की एज को माना था, देयरफॉर द एज ऑफ फादर is 34 years and the age of son is 12 years। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, एक्चुअली ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जहां पे हमको बोला गया है कि अगर ट्राइंगल में हम एक लाइन बनाते हैं जो कि एक साइड से पैरेलल हो तो ये बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, एंड दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो कि मैंने गाला पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 49 में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पर जाके ये देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, नाउ 50th क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो एक ट्रेपेजियम हम यहां बना देते हैं। इसके डायगोनल्स हो गए A B C D। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जहां पर AB पैरेलल है DC के और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये हमको प्रूव करना है। तो इधर पर हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कौन सा? एक लाइन हमको बनानी है जिसको हम नाम दे देंगे EF। ठीक है, एक लाइन बनानी है जो AD को E पर इंटरसेक्ट करे और BC को F पर इंटरसेक्ट करे, और ये पैरेलल होनी चाहिए AB के और DC के। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है ये लिख देते हैं। सो गिवन अ ट्रेपेजियम ABCD, अ ट्रेपेजियम, ठीक है, जहां पर AB पैरेलल DC। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ड्रॉ EF पैरेलल टू CD और पैरेलल टू AB। एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये जो है इसके पैरेलल है तो वो उसकी भी पैरेलल होगी, तो इसलिए EF पैरेलल टू CD और EF पैरेलल टू BD, ऐसे अलग अलग भी आप लिख सकते हो। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू DC। क्लियर? अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। सबसे पहले देखो, ये हमने लाइन बनाई, इधर पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये वाला आप ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC, ये वाले ट्राइंगल में जो OF है, क्योंकि पैरेलल बनाया ना, तो अब देखो ये OF है वो AB के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड को, यानी कि यहां और यहां, अगर ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, तो वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC OF is parallel to AB, therefore as per BPT theorem हम क्या कह सकते हैं कि AO अपॉन CO is equals to BF अपॉन CF। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरा ट्राइंगल देखना पड़ेगा यहां पर।
तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी, यहां पर ये जो ओ एफ है ये डीसी के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल BCD OF is parallel to DC, therefore as per basic proportionality theorem हम क्या कह सकते हैं कि BO अपॉन DO, BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू BF अपॉन CF। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो BF अपॉन CF, BF अपॉन CF यहां पे भी है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। समझ में आया? हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाया, इक्वेशन बनी और यहाँ पे हमको ये साइड का रेशियो मिल गया। अब थोड़ा जरा देखिए हमको प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे है AO अपॉन BO, ठीक है, और यहाँ है AO अपॉन CO, यानी कि नीचे आना चाहिए BO। तो एक स्टेप और करना है आपको, ये जो BO है इसको नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा और CO उधर चला जाएगा। देयरफॉर AO अपॉन BO equals to CO upon DO, hence proved। क्लियर? समझ में आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट में बस हमको यहाँ पे चेंज करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो ये कैनाल का बैंक है, यहाँ पे टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, तो यहाँ से कैनाल शुरू हो रहा है और यहाँ कैनाल का एंड है। तो ये है दूसरा बैंक, कैनाल है बीच में, इधर एक बैंक और इधर एक बैंक, यानी कि बीच में इतना कैनाल है। ठीक है, ये कैनाल है। तो एक बैंक पर टावर है और दूसरे बैंक से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें टू द टॉप ऑफ द टावर वो 60 डिग्री है। समझ गए? 60 डिग्री है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब ये कैनाल का दूसरा बैंक है, यानी कि इतना कैनाल है। अब कैनाल के 20 मीटर आगे यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर देखें तो ये है 30 डिग्री। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये फाइंड करना है, और दूसरा विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल यहां से शुरू हो रहा है यहां खत्म हो रहा है, तो हमको BC फाइंड करना है। अब इसको आप x मान लो और इसको A भी रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कौन सा वाले ट्राइंगल लेंगे? पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ थीटा क्या है? 60। थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan में आता है। तो इधर पे सीधा हम अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस को हमने क्या मान लिया है? x। अब वैल्यू रख देंगे, tan 30 कितना होता है? √3 AB अपॉन x। देयरफॉर AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3x। समझ में आया? AB की वैल्यू क्या आई? √3x, यानी कि इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है? √3x मीटर। ओके, चलो अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ABD। ओके, ABD। So in triangle ABD एंगल B इक्वल्स टू 90, यहाँ पे भी हम थीटा ही लेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस, अब बेस ये पूरा हो जाएगा, ये x है और ये 20, तो बेस पे हम क्या लिखेंगे? 20 प्लस x। tan 30 होता है 1/√3। AB की वैल्यू अभी हमने देखी √3x अपॉन 20 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 20 प्लस x इंटू 1 हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल्स टू
√3x इंटू √3, तो देखो √3 क्या हो जाएगा 3x। अब x वहां जाएगा तो -3x माइनस x इक्वल्स टू 20, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 20। डन, 2x इक्वल्स टू 20, therefore x is equals to 20 by 2, 2 10s are 20, therefore x is equals to 10 मीटर। x कितना आया 10 मीटर। फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। ठीक है, और दूसरा हमको क्या पूछा था, द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। समझ में आया, 10√3 मीटर। x की वैल्यू क्या आई 10 आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए बी था हमारा √3x, तो हो जाएगा 10√3 मीटर। क्लियर, समझ में आया। तो क्या था, इधर पे एक टावर है, ये कैनाल की विड्थ है, कैनाल का एक बैंक पर टावर है और दूसरी बैंक पर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, तो यानी कि इतना ही हुआ हमारा कैनाल। फिर बाद में ये कुछ दूरी पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया, तो हमको यहाँ पे कैनाल की विड्थ फाइंड करनी थी और टावर की हाइट फाइंड करनी थी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट, तो टेंट, कोनिकल टेंट का बेस का सर्कमफरेंस, अब कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है ना, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल या 44 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 24 मीटर, अब टेंट की जो हाइट है वो 24 मीटर है। Find the length of canvas used in making the tent. If the width of the canvas is 2 meter, also find the cost of canvas at the rate of 40 per meter. पहले देखो, पहले स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं वो सोचो। बेस का सर्कमफरेंस दिया है और बेस होता है सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप तो यही करेंगे कि सर्कमफरेंस of base, circumference of base of the cone equals to 44 मीटर। circumference कितना होता है 2 pi r equals 44, therefore 2 into pi की वैल्यू 22/7 r equals 44। अब हमको r चाहिए तो यहाँ r रखेंगे, बाकी सब वहां पर, तो 7 नीचे है ऊपर आ जाएगा और 222 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे। 22 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, therefore r is equals to 7 मीटर, है ना। r कितना आ गया 7 मीटर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैनवास की। देखो, find the length of canvas used in making the tent if the width of canvas is 2 मीटर। अब
जैसे ये कैनवास यानी कि कपड़ा, तो जिस कपड़े से ये टेंट हम बना रहे हैं, अगर आप ये तो कोन शेप दे दिया, इसको आप सीधा खोल दो तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में आया? ये जो कैनवास है इसका शेप कोनिकल है, अगर इसको खोल दोगे आप तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमको वही पूछा है कि इस कैनवास की लेंथ कितनी होगी अगर उसकी ब्रेथ 2 मीटर है। तो यानी कि मैं यहां पर बोल सकती हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोन। रीजन, क्योंकि जिस कपड़े से कोन बनाया है वो खोल दोगे तो वो रेक्टेंगल ही है, तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कैनवास जो कि कोनिकल शेप का है। डन। ओके, तो एरिया ऑफ कोन की हम बात करें तो यहाँ पे हमको एल की जरूरत होती है। ये हमारा आर आ गया, ये हाइट हो गया, लेकिन एल, देयरफॉर एल यानी कि स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 प्लस ये क्या हो जाएगा 576। तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5, देन 7 8 12 और 6 6 25। तो L कितना आ गया 25 मीटर। स्लांट हाइट भी आ गई। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास। कैनवास की लेंथ हमको पहले फाइंड करनी है, तो इधर पे होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। लेंथ हमको पता नहीं है और ब्रेथ हमको कितनी देके रखी है 2 मीटर। पाई आर यानी कि 7 और एल यानी 25। 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट सकते हैं ना, इसलिए। तो L इज इक्वल्स टू 11 इंटू 25। देयरफॉर जो लेंथ है वो आ गई 275 मीटर। ओके, लेंथ कितनी आ गई 275 मीटर। यहाँ पे हमारा पहला आंसर खत्म होता है कि ये कैनवास जिस कपड़े से बना है उस कपड़े की ब्रेथ 2 मीटर है और लेंथ है 275 मीटर। फिर बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ कैनवास, इस कैनवास को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो 1 मीटर पर 40 रुपीज। 1 मीटर के 40 रुपीज। तो लेंथ कितनी है, कितना लंबा है, ये 275 है, तो 275 मीटर के कितने रुपीज होंगे, बस यही फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 275 इंटू 40 रुपीज। तो ये हो जाएगा 0 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 30, 4 2 जा 8, 9 10 11। 11,000 rupees will be the cost of making this canvas of length 275 meter। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये था कि ये जो कोनिकल टेंट है वो जिस कैनवास यानी कि जिस कपड़े से बना है उस कपड़े की लेंथ हमको फाइंड करनी थी और ब्रेथ हमको 2 मीटर देके रखी है। तो कपड़ा यानी कि क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अभी उसी कपड़े को कोन का शेप दे दिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ कोन दोनों एक ही होंगे, जिसको इक्वेट करके हमने लेंथ फाइंड की। अब बोला है कि 1 मीटर के 40 रुपीज होंगे, तो लेंथ कितनी है टोटल उस कैनवास की 275। तो 275 मीटर के कितने रुपए होंगे, 11,000 will be the cost of this canvas। Clear? चलो next question 53 है, a juice seller was serving his customers using glasses as shown in the given figure। the inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter। तो ये जो ग्लास का डायमीटर है ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन व्हिच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। यानी कि ये जो जूस सेलर है वो चीटिंग कर रहा है। दिखने में तो ग्लास ऐसा है लेकिन अंदर से उसमें इतना हिस्सा हेमिस्फेयर है जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है ना, which reduces the capacity। if the height of this glass, और इस ग्लास की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल। अपेरेंट यानी कि वो ग्लास जैसा दिख रहा है
वो कैपेसिटी फाइंड करनी है, और एक्चुअल कैपेसिटी यानी कि अंदर से जो लोचा है उसके बाद कितना कैपेसिटी बचती है वो फाइंड करनी है। तो क्या दिख रहा है, बाहर से तो ये ग्लास एक सिंपल सा सिलेंडर दिख रहा है, तो अपेरेंट कैपेसिटी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ओके और एक्चुअल कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक हेमिस्फेरिक पोर्शन उठा हुआ है तो उतना अमाउंट का जूस उसमें नहीं आ रहा, तो एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं। पहला, वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन शुरू करने से करने से पहले आपको सारी डिटेल्स लिख लेनी है। जैसे कि अगर हम सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे रेडियस है 5/2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हेमिस्फेयर भी कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर, इसका ये हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस भी कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h, ठीक है। तो पाई यहाँ पे हमको 3.14 लेना है, r² यानी कि 5/2 इंटू 5/2, और h है 10। ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 डेसिमल, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो अब ये हो गया 1.57 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इंटू 125, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 28, 5 1 जा 5 6 7, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 और 3 इंटू 1 5 7 5 12 7 7 14 15 16 5 3 8 1 9 196.25 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा अपेरेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां लिख देना अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। समझ में आया? पहला आंसर आ गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल के माइनस कर देंगे टोटल में से। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 πr³ तो 2/3 πr³ यानी कि 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ऊपर है 1.57 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और नीचे क्या है 2 3 जा 6। देखो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी किया था, तो कितना आया था 196.25, नंबर सेम है, ठीक है। 1.57 इंटू 1.25 इसलिए लिख दिया, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 करना है, तो 196.25, 6 3 जा 18, माइनस करेंगे, 6 2 जा 12, 4, फिर डेसिमल है 2 उतारा, 6 7 जा 42, फिर 5 आया, डेसिमल है पर 0 लेना पड़ेगा। ओके, फिर 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, तो हम इसको 32.71 ले सकते हैं, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। अब हमको क्या चाहिए, एक्चुअल कैपेसिटी, तो अब हमको माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास is equals to 196.25 minus 32.71, 196.25 minus 32.71, 4, ये 5 आ जाएगा, 3 6 1, 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब इज योर फाइनल आंसर।
समझ में आया? अपेरेंट कैपेसिटी यानी कि वो दिख क्या रहा है, तो सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 196.25 और एक्चुअल कैपेसिटी में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दो तो आंसर इज 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिक्स से, इधर पर हमको ये गिवन नहीं है, ओपन एंडेड सीरीज है, इसको पहले क्लास में कन्वर्ट करना है और फिर मीडियन कैलकुलेट करना है। और इधर पर पॉलिसी की जो बात हो रही है उनकी एज 18 से लेकर 60 के बीच में है। तो सबसे पहले तो बिलो 20 हम 0 से शुरू करेंगे, 0 to 20, फिर 20 to, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, फिर 35 to 40, 40 to 45, फिर 45 to 50, फिर 50 to 55 और लास्ट में 55 to 60। ठीक है, देखो लेस देन 60 हो गया ना सब। ये जो है आपको जब भी लेस देन या मोर देन देके रखा होता है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको फाइंड करना है। तो सबसे छोटा नंबर है ना, चाहे नीचे हो या ऊपर, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लेस देन है तो सबसे छोटा नंबर ऊपर दिखेगा। अगर मोर देन होती तो ये रिवर्स हो जाती सीरीज, उसमें अभी हम ऐसे माइनस कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे माइनस करते। ठीक है, चलो पहला क्या है, 2 है ना, तो पहला लिख दिया 2। 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। 24 माइनस 6 कितना होगा, 18। 25 माइनस 24 तो ये हो जाएगा कितना, 21। ठीक है, 78 माइनस 45 तो 33। 89 माइनस 78 11। 92 माइनस 89 3। 98 माइनस 92 6 और 100 माइनस 98 तो 2। क्लियर? चलो मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 2 + 4 6 + 24 ये हो जाएगा 45, ये 78, ये 89 और 92 98 और 100। ठीक है, टोटल भी क्या है, 100 है। m इज इक्वल्स टू n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन 100/2 तो कितना आया, 50th ऑब्जर्वेशन आया। अब देखेंगे 50 ऑब्जर्वेशन कहां पर आ रहा है, ये छोटा है ना ये, तो इधर पर हमारी बन जाएगी हॉकी। ठीक है, इसको हम ले लेंगे लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये CF। तो m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो लोअर लिमिट है 35 प्लस n/2 हमने निकाला 50 माइनस 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 33 और हाइट है 5 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45 5 5 5 25 तो 25 डिवाइड बाय 33। डेसिमल रखेंगे 0, फिर 7 से कर सकते हैं, 7 3 21, 7 3 21, 22 23 या 9 और 1 19 0। फिर 4 3 12, 4 3 12 13 14, 5 5 3 15, 15 और 1 16, 6 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 से ही करना पड़ेगा, 15 16 ओके, 5 2 25 आया, 0 अगेन 7 तो 0.76 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 35 प्लस 0.76, therefore median is equals to 35.76। 35.76 ये आ गया मीडियन। ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात हो रही थी, तो मीडियन क्या है, 35.76 पॉलिसीज योर
आंसर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसके क्वेश्चंस हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी के जो चैप्टर्स हैं ये आपको अच्छे से करने हैं, सिंपल होते हैं, आप पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और वेटेज कितना है 4 मार्क्स इसलिए। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन डी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।